नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। नोटबुक एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय का ये जो पेपर हुआ है 15 मई को, आज हम ये देखने जा रहे हैं कि करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के कैसे कैसे सवाल इसमें पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए हैं वो आपके कौन से महीने से पूछे गए हैं, तो मार्च से सबसे ज्यादा सवाल इसमें पूछे गए हैं। चलिए एक बार पेपर को देख लेते हैं किस तरह के सवाल इसमें सबसे ज्यादा आए हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे कि क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, एक बार ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि भारतीय वायुसेना ने 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक यूनान की वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय विमान आयुद्ध में भाग लिया। उस अभ्यास का क्या नाम था। अब ये देखिए 2025 में ये अप्रैल का ही सवाल इसमें पूछ लिया गया है, यानी बिल्कुल लेटेस्ट सवाल इसमें पूछा गया है। तो इसमें बताइए भाई कौन सा था। तो हमें बहुत अच्छे से ये सवाल पता होना चाहिए ये कौन सा था। ये थोड़ा सा ये पेन बहुत ही ज्यादा थिक है, दिखेगा क्या, मैं तो आपके लिए और मिटा दूंगी इसको। इन यो चोस 25 जो रहा है ये क्या रहा है, एक साथ दोनों वायु सेनाओं का एक अभ्यास रहा है, युद्ध अभ्यास रहा। अगला सवाल देख लेते हैं, फिर से इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा क्योंकि काफी छोटे हैं क्वेश्चन के साइज। तो चलिए निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मार्च 2025 में 2024 के उभरते हुए खिलाड़ी जो कि 21 वर्ष से कम महिला श्रेणी में हॉकी इंडिया, अब कौन सा ये याद रखना आपको, अवार्ड का नाम कौन सा है, तो ये है असुंता असुंता लाकड़ा। कौन है, असुंता लाकड़ा। असुंता लाकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौन है इसमें, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको 10 लाख रुपए का इनाम देती है गवर्नमेंट। तो इसमें दीपिका को क्या मिला है, 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का इनाम मिला है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। अगला सवाल कहता है अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा। पोलैंड में, जर्मनी में, सऊदी अरेबिया में या फिर भारत में। तो ध्यान रखिएगा गोली मारने में सबसे अव्वल दर्जे पे उत्तर प्रदेश के योगी बाबा है। तो उत्तर प्रदेश कहां पर है, भारत में है डेफिनेटली। तो कहां पर, ये हमें याद रखना है, भारत में होगा। कहां पर होगा, भारत में। अगला सवाल चेक करते हैं। अगला सवाल कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के विरोध में निम्न में से किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी गवर्नमेंट को। रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नारोजी, मोतीलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय। तो ये तो हम आंख बंद करके इसका उत्तर लगा सकते हैं, कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि रिटर्न कर दी थी। कौन सी उपाधि थी, तो याद रखना है नाइटहुड की उपाधि थी। कौन सी उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि थी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। सुनिए, अब जो हमारा इसमें उत्तर है वो तो हम नॉर्मली उठा ही लेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इस चीज के बारे में। तो जानते हैं कि राजस्थानी लैंग्वेज के साथ साथ जो बिहार के कुछ नेटिव एरियाज में बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है, भोजपुरी। ऐसे तो मैथिली है बिहार की, बट कुछ उसके क्षेत्रों में मैथिली के साथ साथ कौन सी, भोजपुरी भी बोली जाती है। वैसे तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमांत क्षेत्रों में बोली जाती है, पर वो और राजस्थानी भोजपुरी दोनों भाषाएं प्रस्तावित हैं सूची में आने के लिए, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूं फिर आपको अच्छे से दिखाई देगा। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, बहुत आसान सी बात है। 1950 में हुआ था, 51 में हुआ था, 52 में हुआ था या 53 में हुआ था। तो भैया हमें ये याद रखना है कि भैया पहली जो लोकसभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था, पहली लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। और याद रखनी है ये भी खारिज कब हो गई थी, डिसमिस कब हो गई थी, डिसमिस। इसका अगर कार्यकाल लिखना हो तो याद रखिएगा भंग, इसको भंग कर दिया गया था। भंग कब किया गया था, कौन बताएगा। भंग किया गया था 1957 में। 1957 में इसको भंग कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 1957 में इसको डिमोलिश कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कहता है
की, पहले थोड़ा जूम करेंगे फिर इसका की सुनेंगे, है ना। अच्छा, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्या राष्ट्रपति करते हैं? किसकी बात पूछ रहा है? ये भारत के उच्च न्यायालय की बात पूछ रहा है कि क्या वाकई में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य के, ये राज्यपाल है, इसको जरा पूरा लिख लीजिएगा, क्या है यहाँ पर? राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल कौन है ये? पूरी तरह से प्रॉपर नाम लिख लेते हैं हम इनका, राज्यपाल। अच्छा, तो इसमें से ये पूछ रहा है कि सही आंसर कौन सा है। तो इसमें सही आंसर क्या है भैया? सिर्फ एक ही इसमें सही आंसर नजर आ रहा है, कौन सा? भारत के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, किसकी बात हो रही है? मुख्य न्यायाधीश की। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के राज्य के, ये थोड़ा सा सवाल कटा हुआ है, बट जो भी है इसका जो सही आंसर बनता है वो बनता है आपका कौन सा? ये बनता है आपका ये थोड़ा सा आंसर इसमें कटा हुआ है, पर डेफिनेटली जो ये उत्तर की तरफ इशारा झुक रहा है वो किसकी तरफ झुक रहा है? कि भाई उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल से पूछ कर की जाती है उसी राज्य की। उसमें मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं और कहीं ना कहीं ये सारे मिलकर काम करते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगले पर आइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्चतर शिक्षा के विनियामक प्रणाली निम्नलिखित में से किस बड़ी संस्था के अंतर्गत आती है? तो कौन सी संस्था के अंतर्गत आती है बताइए? भारतीय उच्च शिक्षा के, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्याशन परिषद, भारत समान परीक्षा परिषद, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के। यूजीसी क्या होता है? सारे ही कॉलेजों को मान्यता देता है यूजीसी। पर यहाँ से हमारा आंसर सही क्या बनता है? तो यहाँ से हमारा सही बनता है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के मद्देनजर ये आंसर बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर उतरता है। आगे अगला सवाल क्या कहता है इसमें? अगला सवाल कहता है कि औपनिवेशिक भारत में, जो हमारा औपनिवेशिक भारत था, यानी जब हम गुलाम हुआ करते थे, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा के प्राच्य मतलब क्या होता है? जो वेस्टर्न एजुकेशन हुआ करती थी, यानी अंग्रेजी भाषा। अच्छा, प्राच्य उपागम को बढ़ावा देने के कार्य से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो ऐसे में दो बंदों को आपको आंखें बंद करके छांटना था। सबसे पहले तो मैकॉले थे, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा को सबसे ज्यादा क्या किया? प्रमोट किया। दूसरे नंबर पे कौन आ जाते हैं? एक है विलियम जोन्स और दूसरे हैं जेएस मिल। तो इसमें से सही कौन से बनते हैं? ये बनते हैं जेएस मिल, और ए बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इसमें सही आंसर कौन सा आ जाएगा? बी और सी, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि निम्न में से किस खनिज संसाधन को भूमिगत यानी जमीन के अंदर के दीप्ति मतलब रोशनी, दीप्ति की संज्ञा दी गई है? तो किसको दी गई है? क्या पेट्रोल चमकता है? नहीं। कोयला दहकता है भैया, चमकता भी है, दहकता भी है, धुआं भी निकलता है, जमीन के अंदर जल जाता है। हाँ, हीरा, तांब। तो भैया सीधी बात है, कोयले को कहा जाता है क्या? भूमि के अंदर चलता हुआ, दमकता हुआ दीप्ति, रोशनी। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है? वैश्विक धरोहर स्थल। वैश्विक धरोहर मतलब जिसको यूनेस्को प्रमाणित कर दे, है ना। अच्छा, वैश्विक धरोहर स्थल और भारतीय राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताइए, क्या इसमें महाबोधि मंदिर बिहार में है? क्या इसमें मईदाम आसाम में है? क्या ये जो पट दक्कल स्थित स्मारक है कर्नाटक में है? क्या रामप्पा मंदिर उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम ही रामप्पा, अप्पा, अरे यो अप्पा, तो फिर भैया वो कैसे जा सकता उत्तर प्रदेश में? ये तो गलत हो गया ना, यही सही आंसर है। तो है कहां पे एक्चुअल में? तो ये है आपके कहां पर? तेलंगाना। ये मंदिर है कहां असल में? ये मंदिर है आपके तेलंगाना में। ठीक है, अगले पर चलते हैं जी। अगला आता है, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं बच्चों।
काफी छोटे हैं ना, क्योंकि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से इसकी फोटोज ली गई है। वैश्विक धरोहर स्थल मैंने दोबारा ले लिया क्या? रामप्पा है, ये तो आप तुरंत पकड़ ही लोगे, आंसर तो आपके सामने है ही, रामप्पा है। उत्तर प्रदेश ना होकर तेलंगाना है ना। अगले पर आते हैं। अच्छा नेक्स्ट, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा खुश रहने वाला और खुश रहने वाले नागरिक राज्य कौन सा है, यानी देश कौन सा है, और नागरिक कहाँ के हैं, ये पूछा गया है। और हर बार पूरे 8 बार, हर साल पूरे 8वीं बार ऐसा हुआ है, 8th टाइम ऐसा हुआ है कि उस देश का नाम रिपीट हुआ। तो कौन सा है? स्वीडन। स्वीडन नाम आ गया तो क्या स्वीट हो जाएंगे वहां के लोग? नहीं। आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड। तो फिनलैंड एक ऐसी जगह है जहां पर ये माना जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा हैप्पी, खुश, सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। आगे नेक्स्ट क्या कहता है ये? निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने फेफड़ों से श्वसन करता है? अरे इंसान है ना, फेफड़ों से श्वसन करते, हर कोई लेता है? नहीं, हर कोई अपने फेफड़ों से सांस नहीं लेता। तो इसमें क्या बताता है? कॉकरोच। नहीं भाई, कॉकरोच नहीं है, कॉकरोच अपने इसके फेफड़े होते ही नहीं है। अच्छा, केचुआ, मच्छर, सर। तो ये क्या पूछ रहा है? कौन सा जीव अपने फेफड़ों से श्वसन करता है? बाबा रामदेव की तरह कौन सांस लेता है? तो हमारी तरह रामदेव जी बाबा की तरह सर्प भी सांस लेता है, यानी नाग पंताली महाराज जिसको कहते हैं, हमारी भाषा में तो इनको पंताली महाराज कहते हैं, नाग देवता भी कहते हैं, सर्प भी कहते हैं। तो सांप अपने फेफड़ों से सांस लेता है। आप कहोगे है कहां इस लंबी सी रस्सी में फेफड़े? भाई फिट है, भगवान ने किए हैं। आगे बढ़ो। अच्छा नेक्स्ट में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुझे तो दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा अगर जूम ना किया तो। निम्नलिखित में से एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो रटने वाला सवाल आ गया ना, रटने वाला, ये याद करने का नहीं है, रटने वाला है, ये रियोर्फिकेशन पे जाते हैं। तो सही क्या कहता है? प्रोटीन नहीं, स्कॉर्बिक एसिड में प्रोटीन कहाँ होगा? लोहा, मैग्नीशियम या फिर विटामिन सी। तो सही आंसर की तरफ ले जाएगा हमें विटामिन सी। स्कॉर्बिक, भैया विटामिन सी खाओगे तभी तो स्किन चमकेगी, तभी तो बूढ़े नहीं होंगे, तभी तो बेहतरीन स्किन रहेगी, जवान रहेंगे लाइफ टाइम, है ना। तो विटामिन सी बढ़ा दो खाने में, आज से स्कॉर्बिक एसिड को बढ़ा दो। चलिए नेक्स्ट, कुच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी, अंधों को कच्ची पूड़ी दे दो, बेचारों को कहाँ पता लगेगा वो पूड़ी कच्ची है कि पकी हुई है, तो खा लेंगे बेचारे, है ना, भगवान ने उनको बहुत बुरी मार दी हुई है। कुचिपुड़ी नृत्य का नाम भारत के किस राज्य में स्थित एक गांव से जुड़ा हुआ है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला या फिर तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, कच्ची पूड़ी अंधे को दे दो तो पता नहीं चलेगा वो पक्की है कच्ची, वो बेचारा खा लेगा, उसके मुंह का टेस्ट बताएगा कि वो बकवास पूरी सिकी हुई है, सिकी नहीं है, तली नहीं हुई मतलब। अगले पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़े से ज्यादा है इसमें क्वेश्चन, इसमें थोड़े से ज्यादा है ना। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में आरंभ की गई 75/25 पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आ जाओ भाई बताओ। प्रौढ़ शिक्षा से, उच्च रक्तचाप और मधुमेह रोग विकार का उपचार से, मधुमेह वही डायबिटीज, याद कर लो, चीनी मत खाया करो इसलिए छोड़ दो, गुड़ खाया करो। जलवायु परिवर्तन का कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा नीति। तो सही आंसर कौन सा है इसमें? उच्च रक्तचाप और जी मधुमेह यानी डायबिटीज रोग विकार उपचार, इसका परफेक्ट आंसर। अगले पर फिर छोटा हो है ना, आप कहोगे हाय राम एक ही बार बड़ा कर लेते, हर एक को इंक्रीज करना पड़ रहा है। व्यापार के क्षेत्र में भारत की स्थिति एक वृहद विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली पत्रिका टुडे वॉच क्वार्टरली निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो कौन इस पत्रिका को प्रकाशित करता है? तो डेफिनेटली जिस बच्चे ने इसका राइट आंसर इसको लगाया ना, गलत लगा के आया। इसमें नीति आयोग भी ऑप्शन में था। भारतीय रिजर्व बैंक के पास भैया धंधा ही नहीं है, आजकल सोना महंगा हो रखा है, इतना फिजूल टाइम नहीं है पत्रिकाएं छापता फिरे है, तो गलत है। अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के पास इकोनॉमी यानी जहां पैसा आ गया नोट गिनने में बिजी है भाई, उसके बाद भी समझ नहीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मंत्रालय की बात आ जाए वो कुछ काम कर ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। सही आंसर कौन सा है? तो सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा इसको छापा जाता है। अगले पर चलते हैं। अच्छा आगे क्या कहता है? फिर से एक ऑपरेशन किया जा रहा है, सिंदूर नहीं है ये, ठीक है, सिंदूर वाला नहीं,
ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस मानवीय लक्ष्य से संबंधित है? किस मानवीय लक्ष्य से, यानी ह्यूमैनिटी के किस पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट को टारगेट करता है? तो ये कहता है भूकंप से प्रभावित म्यांमार को व्यक्तिगत मानवीय सहायता प्रदान करना, प्रचंड तूफान टाइफून यागी से दुष्प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करना, दक्षिण सूडान से भारतीय नागरिकों को विदेशी सहायता यानी नागरिकों का को निकास करना, या फिर यूक्रेन से भारतीय नागरिकों का निकास करना। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है, पकड़िए। तो याद रखिएगा ये भूकंप से बचाएगा। जब जमीन धरती के जमीन पैरों के नीचे से निकलने लगेगी, याद होगा ना अभी म्यांमार के अंदर क्या था, बहुत भयंकर भूकंप आया, बिल्डिंगें गिर गई, दरारें आ गई, बहुत बुरी तरह से लोग मरे फंस फंस के, कुचल कुचल के, कीमा बन गया भाई लोगों का। तो ये सोच लो उससे निकालने के लिए लोगों को कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन ब्रह्मा। ब्रह्मास्त्र को निकालना पड़ा, तो इसलिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन ब्रह्मा। आ जाओ नेक्स्ट पे। भारत अपने पश्चिम में निम्नलिखित में से किस जल निकास से घिरा हुआ है? तो बताओ भैया कहां से पूछ रहा है ये लोकेशन पूछ रहा है, पश्चिम में आ जाओ मेरे पश्चिम में। तो किस निकास से घिरा हुआ है? प्रशांत महासागर कहाँ पे है? प्रशांत महासागर पैरों को चरणों को स्पर्श किए हुए, ये तो है नहीं। अच्छा, आर्कटिक सागर ना, लाल सागर कतई नहीं, भारत को क्यों छुएगा लाल सागर। अच्छा, कौन बचा? अगला बचा अरब सागर। तो क्या अरब सागर सही आंसर है? बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अगले पर आओ। निम्नलिखित, अरे कहो निम्नलिखित, पर निम्न में लिखे दिखे तो लिखित ना। अच्छा, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन काल में भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों का कार्य किया है? दोनों पदों पर काम किया है, एज ए राष्ट्रपति भी, एज ए प्रेसिडेंट भी, एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी। तो कौन है? तो जिसके नाम में 2 बार वीवी आ जाए तो वही डबल रोल कर सकते हैं ना। तो डेफिनेटली कौन है? वीवी गिरी। इस बच्चे ने इसको तो चलो सही लगाया है ना, बेचारा बच्चे। ऐसा नहीं, इसने बात ठीक भी किए, गलतियां भी की बेचारे ने। चल नेक्स्ट क्या कहता है? वर्ष 2010 में अंगीकृत भारतीय रुपए का संकेत चिन्ह, भारतीय रुपए का जो संकेत चिन्ह है, देखा ना भारत के रुपए पे पैसे का वो बना हुआ है आर, अजीब सा लंगड़ा सा संकेत चिन्ह निम्नलिखित में से किन 2 लिपियों को समावेशित करके लिखा हुआ, किन 2 लिपियों को जोड़कर उसको बनाया गया है? बताओ भाई। ब्राह्मी और देवनागरी, देवनागरी और रोमन, देवनागरी और अरबी, और रोमन और अरबी। तो इनमें से किसमें से इसको बनाया गया? तो याद रखिएगा इसमें 2 भाषा, रोमन और देवनागरी, इन दोनों को मिलाकर रुपए का निशान बनाए। कैसा रुपए का निशान? देखा वैसा अजीब सा, ऐसा ऐसा सा है वही। अगला अगले पे, विश्व की प्राचीनतम लिखित भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? आप कहोगे लैटिन लैटिन लैटिन, नहीं 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 देवानंद रुक जाओ, वापस आओ। सबसे पुरानी भाषा है सुमेरियन भाषा। सुमेरियन एक सभ्यता हुआ करती थी, उसकी भाषा सबसे पुरानी भाषाओं में से कितनी, कई ईसा पूर्व, कितनी ईसा पूर्व, लगभग 3800 से 3500 ईसा पूर्व पुरानी भाषा कौन सी है? सुमेरियन। अगले पर आते हैं। अगला भैया दिखे तो अगला ना, नहीं तो ये तो पिछला ही पिछला है। चलिए, हाँ, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को, ध्यान दीजिएगा 14 सितंबर पूछ रहा है, को हिंदी दिवस का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समरोपरांत के रूप में किया जाता है? समरोपरांत, मरणोपरांत नहीं है ये, समरण, समरण रिकॉग्नाइजेशन किसकी मेमोरी में किया जाता है? विधानसभा द्वारा हिंदी को राज्यभाषा बनाने और अंगीकृत करने के रूप में, हिंदी भाषा में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन, भारत के संविधान का हिंदी भाषा में प्रथम अनुवाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती। तो इसमें से किसके लिए इसको इकट्ठा किया जाता है? तो बताओ भाई कौन से को किया जाता है? तो याद रखना संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राज्य भाषा के रूप में अंगीकृत करने के लिए इसको स्मरण कराया जाता है। भाई हिंदी सीख लो, हिंदी सीख लो, हिंदी सीख लो। पर ना, हमारे स्कूल वाले कह रहे हैं ना बेटा इंग्लिश मीडियम में तुम्हें अंग्रेजी बना के छोड़ेंगे, ब्रिटेन से पहले तुम्हारा प्लेन रुकेगा नहीं, है ना। आज मैग्ना कार्टा, जहां वह शब्द आ जाए मैग्ना कार्टा, मुझे काटा, किसने काटा? इंग्लैंड के कुत्ते ने काटा। तो किसने काटा? इंग्लैंड के कुत्ते ने काटा। किसने? अंग्रेजों ने काटा। कितने साल काटा? पूरे 200 साल काटा।
तो याद रखना जहां बात आ जाए मैग्ना कार्टा की तो सही आंसर क्या था यहाँ पे इंग्लैंड। ये बालक करके आया गलत है ना, तो मत कर देना। अगले पर आइए। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपार्थिव है। मतलब दो तरह के ग्रह होते हैं, एक होता है गैसों से बना हुआ और एक होता है चट्टानों से बना हुआ। जैसे हमारा पृथ्वी है, कैसा है, चट्टानों से बना हुआ ग्रह है। और जो एक बेल्ट है, आपने कभी अगर उसको देखा हो, सोलर सिस्टम को देखा हो पूरे को, तो आपने देखा होगा क्षुद्र ग्रहों के परली साइड के जितने भी हैं, जैसे कि बृहस्पति है, शनि है, ये जितने भी बाहर के ग्रह हैं सारे कैसे हैं, गैसों से बने। इसमें जमीन नाम की चीज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपार्थिव ग्रह है, तो भाई शुक्र है, बुध है, मंगल है, शनि है। तो शुक्र कहाँ है, शुक्र शुद्ध ग्रह से अंदर है, बुध भी अंदर है, मंगल भी अंदर है, तो मतलब यहाँ चट्टाने हैं। पर अगर आप शनि को देखोगे तो शनि कैसा है, एक गैसीय ग्रह है। कैसा है, एक गैसीय ग्रह है। अगले पर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, आएगा स्पेन, इंग्लैंड और जी नीदरलैंड। इसका सही आंसर क्या बनेगा, इसका सही आंसर बनेगा निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। वैसे तो गलती तो नहीं हो रखी ना इसमें, इसका इंग्लैंड ही होना चाहिए। एक बार मुझे इसका देखना पड़ेगा आंसर, इसका मुझे एक बार फिर भी एक बार देखना पड़ेगा। जहां तक मेरी नॉलेज कहती है ये आएगा जर्मनी, इंग्लैंड, इंग्लैंड का होना चाहिए। वैसे तो जर्मनी का चांसलर होता है, जर्मनी का चांसलर होता है, बट फिर भी एक बार इसको मैं चेक कर लूंगी, ठीक है। चलिए इसको मैं फिर भी एक बार चेक करूंगी कि भाई इसमें ऑप्शन मुझे थोड़ा सा इसमें है गंभीरता, बट इसका मुझे इंग्लैंड लगता है। चलिए अगला, स्पेन है इसमें, नीदरलैंड है जी, ठीक है। अगले पर चलते हैं, अगले पर आइए। जी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी न होकर स्वतंत्र नदी है, पूरी तरह से अपने आप में कंप्लीटली स्वतंत्र है। कौन सी है, गोदावरी नदी। कौन सी, गोदावरी नदी अपने आप में स्वतंत्र नदी है, बाकी की सारी ट्रिब्यूटरीज थी। आगे बढ़ते हैं। विश्व में निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का मूल्य मूल्य सबसे कम है। जहां आप 1000, 10,000, 1 लाख रुपए लेके जाओगे तो अरबपति हो जाओगे। तो कहां पर जाएं, ईरान में जाएं, वियतनाम में, युगांडा में, या फिर इंडोनेशिया में। तो भूलिएगा मत इसका एड्रेस, ईरान। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है ये कहता है वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस देश में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। तो क्या भारत में हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था, यूगोस्लाविया में हुआ था, या फिर मिस्र में। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही खूबसूरत महिलाएं पाई जाती है कहां पर, यूगोस्लाविया में। तो सीधी बात है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भी पहला शिखर कहाँ, खूबसूरती के माहौल में पनपा था, है ना। आगे नेक्स्ट एंड लास्ट, ये क्या कहता है, साधारणीय साधारणीय विकास संबंधी वर्ष 2030 एजेंडा को संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों द्वारा कब अंगीकृत किया गया। आइए भाई, कब किया गया, 2015 में, 2024 में, 2020 में, 2022 में। तो सही आंसर क्या है इसका, 2015 से 30 तक का टारगेट रखा गया है। तो याद रखने ये सारे के सारे। अगला पेपर देख लेते हैं, अगला पेपर कैसे कैसे है उसकी भी मुंह दिखाई कर लेते हैं ना। चलो भाई, आइए इसको भी चेक कर लेते हैं कैसा गया हमारा दूसरा पेपर दूसरे शिफ्ट का। तो चलो भाई, निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों के हिसाब से एक बार इस पेपर को देख लेते हैं। पहला कथन पूछता है भारत में अपनाई जाने वाली फर्स्ट पास पोस्ट प्रणाली, यानी जिसको जितने ज्यादा वोट मिलेंगे वही क्या है, विजयी, वही जीतेगा। पोस्ट प्रणाली में उम्मीदवार का निर्वाचन बहुमत 50% प्लस 1 मत प्रदान करने पर किया जाता है। सही है या गलत है। भारतीय संविधान में इस मॉडल को नीदरलैंड से सम्मिलित किया गया है। क्या ये सही है
तो ये कहता है कि भैया इसमें ना केवल एक ही सही दिख रहा है। कौन सा सही दिख रहा है? ये दिख रहा है फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। ये कतई गलत है। ये बकवास किसने करी? नीदरलैंड ने नहीं करी थी, ये इंग्लैंड ने करी थी। किसने की थी? इंग्लैंड। तो इसका सही क्या है? सिर्फ ए सही है। कहाँ है ए? केवल ए सही है। आगे आगे बढ़ते। अगला क्या कहता है? अगला कहता है जनवरी 2025 यानी इसी साल का करंट है। जनवरी का ताजा ताजा गरम गरम नहीं है, थोड़ा सा बासी है, 6 महीने पुराना। नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक प्रतिवेदन का पहला अंक जारी किया। इस प्रतिवेदन में स्वास्थ्य के 5 मूल्यांकन मापदंडों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? नहीं है। तो बताओ भैया, क्या इसमें राजस्व जुटाना आता है? बाल श्रम अनुपात, ऋण सूचकांक, ऋण सूचकांक, व्यय की गुणवत्ता। तो इसमें सही आंसर क्या है? डेफिनेटली जो बाल श्रम है वो इसमें नहीं काउंट किया जाता। बाल श्रम इसमें काउंट कतई नहीं किया जाता। अगले पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मात्र 10 क्वेश्चन जीएस से आए। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में मिश्रित श्रेणी में निम्नलिखित में होने वाली एकमात्र भारतीय संपत्ति है? तो बताइए इसमें से भारतीय संपत्ति कौन सी है? केवलादेव उत्तर राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, या फिर ये क्या है? खांगेजांग उत्तर, ये जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, यही इसका सही आंसर है। यही इसका सही आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा, ने ये क्या कहता है कि जी फीडे फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 20 वर्ष से नीचे की मुक्त यानी ओपन श्रेणी के विजेता कौन रहे? तो कौन रहे? इसमें आ गए प्रणव वेंकटेश और जी पेटाला हरिकृष्णा, एलम अमर और जी अदार तेहरा। तो इनमें से सही आंसर किसका आता है? बताइए। अगर कोई इसमें बच्चा अंदाजा लगा पाए तो इसमें प्रणव वेंकटेश बिल्कुल सही है। प्रणव वेंकटेश ने अपनी उम्र से यानी खेलने खाने की उम्र में देखो शतरंज का विजेता बन के बैठ गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक को तमिल भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? बताओ भाई, इसमें कौन कौन है? तो याद रखना है, इसमें आता है AR वेंकट चलपति, यानी ये जो साउथ के लोग इनके नाम बड़े कठिन होते हैं। लक्ष्मी बालाकृष्णन, S वेणुगोपाल, R श्रीनिवास। तो इसमें से सही आंसर कौन है? ये आएगा AR वेंकटेश्वर पति इसका सही आंसर। अगले की तरफ चलते हैं। शून्य भेदभाव दिवस 2025 का कथन क्या है? तो शून्य भेदभाव का कथन क्या कहता है? द वर्ल्ड फॉर ऑल, डिस्क्रिमिनेशन फ्री वर्ल्ड, वी स्टैंड टुगेदर, ब्रेक द चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जीरो डिस्क्रिमिनेशन, जीरो एक्सक्यूज। तो कौन सा सही है? तो याद रखिएगा वी स्टैंड टुगेदर इसका परफेक्ट आंसर है। सब एक साथ खड़े हैं। अच्छा, नेक्स्ट। औपनिवेशिक भारत के इतिहास में वर्ष 1757 के प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हुई? बताइए भाई, किसकी? तो याद रखिएगा सिराजुद्दौला की इसमें क्या हुई थी? पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? सिराजुद्दौला की इसमें पराजय हुई थी। आगे आते हैं अगले सवाल पर। कहता है निम्न में से किसे जनवरी 2025 में लेबनान गणराज्य का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? तो किसको किया गया था? घासन सलामी, नवफ सलाम, जोसेफ आउन, या फिर नबीह बेरी। तो इसमें से लगाइए, इसमें से सही आंसर कौन सा है? पहचान तो लिया ही होगा। जोसेफ आउन। अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 के लिए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लगाइए भैया, किसको किया गया? श्री
M.T. वासुदेवन नायर, या फिर श्री विवेक वेद राय, श्री अरविंद शर्मा, श्री अरुणोदय साहा। तो इन सभी में से सही आंसर कौन सा होता है? सही आंसर है इसमें श्री विवेक देव राय। श्री विवेक देव राय, उनको मरणोपरांत ये पुरस्कार पद्म विभूषण का नवाजा गया है। अगले पर आते हैं, चलिए मुबारक हो, ये आखिरी है। फेरेन के नियम के अनुसार कोरियोलिस बल के कारण दक्षिण गोलार्ध में हवा का संचालन कौन सी दिशा में होता है? तो पूछ रहा है कि भैया कौन सी दिशा में बहाओगे, तो बाईं दिशा में, दाईं दिशा में, सीधी दिशा में या पश्चिमवर्ती दिशा। तो सही क्या है? बाईं दिशा, बाईं दिशा। तो ये थे आपके सारे के सारे सवाल, ये थे आपके सारे के सारे सवाल। अब आप देख लीजिए पेपर का जो पैटर्न है, नॉर्मल जो हमारी किताबों से क्वेश्चन आते हैं तो नॉर्मल से ही है, बट एक अच्छा खासा लेवल कहाँ से उठाया जा रहा है? करंट से उठाया जा रहा है। तो हर महीने की करें या ना करें, एटलीस्ट 6 महीने जो बीते हुए हैं उनको जरूर पढ़े। और सबसे इंपॉर्टेंट किसको पढ़ना है? ऑपरेशन को जरूर पढ़ना है, और जितने भी विजेता रहे हैं खेल से रिलेटेड उनको जरूर पढ़ना है, और जितने भी पुरस्कार रहे हैं उनको भी जरूर पढ़ना। ठीक है, नमस्ते, शुक्रिया।